ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देख रहे थे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, द आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज. द आयनिक कंपाउंड्स आर solid, they have high melting and boiling point, they have hard. कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली गैसेस या लिक्विड होते हैं. दे आल्सो बी सॉलिड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स के जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉफ्ट. ये हमने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ के कारण नहीं होता है, बल्कि आयनिक कंपाउंड्स दे ऑलवेज फॉर्म अ लैटिस. आयनिक कंपाउंड्स एक लैटिस फॉर्म करते हैं, जिसके कारण उनमें ये प्रॉपर्टी आती है. कोवेलेंट कंपाउंड्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. तो जहां कोवेलेंट कंपाउंड्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल रहते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल वैन डर वाल फोर्स रहते हैं. आयनिक कंपाउंड्स एक सॉलिड लैटिस बनाते हैं. इस लैटिस में सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो दिस प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड. द आयनिक कंपाउंड डज नॉट possess a molecular formula. आयनिक कंपाउंड चूंकि एक पूरा ह्यूज लैटिस बनाते हैं, तो इनका कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है. कोवेलेंट कम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए दे possess a definite molecular formula. Covalent compounds possess a definite molecular formula. The ionic compounds are indicated by their empirical formula. आयनिक कंपाउंड्स को उनके इंपीरिकल फार्मूला से बताया जाता है. तो NaCl is not a molecular formula, it is empirical formula indicating sodium and chlorine are combined in the ratio 1:1. Ionic compound does not possess a definite molecular formula. That's why they does not possess a definite molecular weight. जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट होता है. The ionic compounds are indicated by their empirical formula. सोडियम क्लोराइड का 23 प्लस 50, सोडियम क्लोराइड का 23 प्लस 35.5 सम करने से जो 58.5 ग्राम पर वेट आता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, बल्कि ये इसका इंपीरिकल फार्मूला वेट है. और जहां कोवेलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट डिफाइंड रहता है, तो इनके नंबर मोल्स बताए जा सकते हैं. तो देयर सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस्ड एज मोलारिटी. इनका कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी से बताया जा सकता है. आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के बजाय फॉर्मुलिटी से बताया जाता है. द नंबर ऑफ इंपीरिकल फार्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अगर लीटर सॉल्यूशन में 58.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, मतलब ये एक फॉर्मूला मास है और वो 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो ये 1 फॉर्मल सॉल्यूशन है. इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के बजाय
फॉर्मेलिटी से बताया जाता है। ये प्रॉपर्टीज हमने आयनिक कंपाउंड्स की पिछली क्लास में देखी थी सारी। आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट possess आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इट इज बिकॉज कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने कंपेयर की थी पिछली क्लास में। फर्दर प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं, बट मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिकॉज मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में इनके आयंस मूवमेंट करने को फ्री हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। हर कार्बन के पास एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है, दिस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। बिकॉज ऑफ दिस अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना मेटालिक कंडक्शन कहलाता है। तो ग्रेफाइट में मेटालिक कंडक्शन है, जैसे मेटल्स में होता है। नेक्स्ट वन इज, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहां तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देखी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, their solubility behavior, their solubility behavior. The ionic compounds are soluble in polar solvents and insoluble in
non-polar solvents. The ionic compounds are soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. इसका अपोजिट कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है. They are soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvents. सॉल्वेंट्स दो प्रकार के होते हैं. जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में चार्जेस का सेपरेशन रहता है. नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं रहता है. वाटर मॉलिक्यूल इस पोलर. वाटर में जो H वाला एंड रहता है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो OH वाला एंड होता है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है. जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल इसमें चार्जेस का कोई सेपरेशन नहीं होता है. दिस मॉलिक्यूल हैज नॉट possess a positive pole and the negative pole. तो वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल ये सब पोलर सॉल्वेंट है. जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं. नाउ आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहते हैं. इस बात को आप एक सिंपल तरीके से समझ लो. सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है. अभी हमने सोडियम क्लोराइड को एज ए एग्जांपल देखा है. सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड पानी में बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. आप पानी में नमक डालते हैं, पानी में आपने नमक का एक टुकड़ा डाला, ये टुकड़ा जाकर नीचे बैठ जाता है एंड आफ्टर सम टाइम ये टुकड़ा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम ये टुकड़ा गायब हो जाता है. तो सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है. सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और वाटर पोलर सॉल्वेंट है. तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रहते हैं. अगर आप बेंजीन में आपने बेंजीन सॉल्वेंट लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा डालेंगे, ये उसमें नीचे जाके बैठ जाएगा मगर डिसॉल्व नहीं होगा. इसका उल्टा कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ होता है. अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं ये खुद पोलर रहते हैं, इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहते हैं. जबकि कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर रहते हैं, इनके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं रहते हैं. आयनिक कंपाउंड खुद पोलर है, इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है. कोवेलेंट कंपाउंड खुद नॉन पोलर है. तो we can use the saying like dissolves like dissolves like. मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो खुद पोलर हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स जो खुद नॉन पोलर हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं. like ionic compounds are soluble in polar solvent because they are also polar and covalent compounds are soluble in non-polar solvents.
बिकॉज दे आर आल्सो नॉन पोलर। तो ये कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी बिहेवियर है। आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नाउ लेट अस सी एक आयनिक कंपाउंड किसी पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है, कैसे डिसॉल्व होता है, व्हाट आर द रीजंस behind the dissolution of an ionic compound in a polar solvent। पानी में आपने NaCl का एक टुकड़ा डाला। अभी मैंने बताया कि अगर आपने वाटर लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा डाल दिया, ये टुकड़ा पहले नीचे जाके बैठ जाएगा। इफ यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम ये टुकड़ा धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम टुकड़े गायब हो जाएंगे और ये वाटर का टेस्ट बदल जाएगा, ये सॉल्टी वाटर हो जाएगा। मतलब NaCl उसमें डिसॉल्व हो चुका है। जबकि बेंजीन में ये टुकड़ा पड़ा ही रहता, ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो एटॉमिक लेवल पे, आयनिक लेवल पे हमें देखना है कि पानी में ये NaCl डिसॉल्व कैसे होता है, व्हाई इट हैपन्स। और अगर आप यहाँ स्टीयरिंग कर देते, एक चम्मच से इसको सॉल्यूशन को हिला देते, तो ये प्रोसेस और तेज हो जाती, सोडियम क्लोराइड जल्दी डिसॉल्व हो जाता। सपोज ये NaCl का एक टुकड़ा है जिसमें एक लैटिस है। इस लैटिस में कैटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। इस लैटिस में कैटायंस और एनायंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। ये एक लैटिस है जिसमें ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, कैटायन है, एनायन है। ये एक लैटिस है, इसमें ये कैटायन है, इसके बगल में एक एनायन है और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसा सब जगह पर है, हम केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, पर ऐसा सब जगह पर है। तो ये एक सोडियम क्लोराइड का लैटिस है और आपने इसको पानी में डाला। पानी में जब ये डाला तो वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं ये पोलर रहते हैं, इनके पास में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड रहता है, अभी बताया था। तो जैसे आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे और सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव वाले एंड से उसकी तरफ आएगा और बगल में जो क्लोराइड आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव वाले एंड से उसकी तरफ आएगा। मतलब इस क्रिस्टल की सरफेस पे जो कैटायन है और जो एनायन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन कैटायंस की तरफ वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड से अप्रोच करेंगे और बगल में जो एनायन है उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट करेंगे और इस कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड से पुल कर रहे हैं और इसके बगल में जो एनायन है वाटर मॉलिक्यूल उसको अपने पॉजिटिव वाले एंड से पुल कर रहे हैं, सो दैट इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, ये जुड़े हुए हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल आए, इस कैटायन को अपने नेगेटिव एंड से खींचा और इस एनायन की तरफ आए, पॉजिटिव एंड से उसको खींचा और एक टाइम आएगा जब इनके बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों आयन लैटिस में से निकल के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ये आयन को वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से
पुल कर लेंगे और सॉल्यूशन ले जाएंगे। सॉल्यूशन में ले जाएंगे, इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड से इसको घेर लेगा। वाटर मॉलिक्यूल सारे केटायंस को अपने नेगेटिव वाले एंड से सराउंड कर लेगा और जो एनायन था वो भी मीडियम में निकल आएगा और वाटर मॉलिक्यूल उसको अपने पॉजिटिव वाले एंड से सराउंड कर लेगा। और ऐसा सिर्फ इस कॉर्नर पे नहीं होगा, इस पूरी सरफेस, सारी सरफेस, जो सारी सरफेसेस है सब पे होगा। बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स लेटिस के अंदर भी घुस जाएंगे और उसको तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। ये लेटिस टूटता जाएगा, इसलिए ये टुकड़ा ऐसा टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। ये आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं और ये आयन को वाटर मॉलिक्यूल सब तरफ से अपने पॉजिटिव एंड से घेर लेते हैं। इस आयन को वाटर मॉलिक्यूल सब तरफ से अपने नेगेटिव एंड से घेर लेते हैं। ऐसा सारे आयंस के साथ होता है। मतलब इस लेटिस के टूटने से जितने आयंस आते हैं वो सॉल्यूशन में घूमते फिरते रहते हैं, सब सॉल्यूशन में बिखर जाते हैं और ये आयंस मीडियम में घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन इन आयंस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल के लेयर्स रहेंगी, ये इन दो आयंस को वापस में जुड़ने से रोकेंगी। मतलब ये दो आयन मीडियम में घूमते फिरते एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं, मगर प्रॉब्लम है कि इनके आसपास वाटर की लेयर्स प्रेजेंट है। ये इस कैटायन को और इस एनायन को आपस में बाइंड होने से रोक देगी। इसलिए सोडियम क्लोराइड पानी में डिजॉल्व रहेगा, उसका क्लोराइड आयन और सोडियम आयन मीडियम में घूमता रहेगा। ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन मीडियम में घूमते रहेंगे बट एक दूसरे के कांटेक्ट में आके प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे। एवरी आयन इज प्रोटेक्टेड इन द लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हर आयन के आसपास वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड है। इस तरह से ये लेटिस पूरा टूट जाएगा और ये आयन जो मीडियम में आएंगे ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे। इस तरह से वाटर में सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक लेवल पे क्या हुआ और हम यहाँ देख सकते हैं कि एटॉमिक लेवल पे क्या हुआ। इसको अगर हम कहें कि एक सोडियम क्लोराइड का लेटिस था, वाटर ने क्या किया, इस लेटिस को डिसोसिएट किया। वाटर ने इस लेटिस को इसके आयंस में डिसोसिएट किया और न केवल डिसोसिएट किया, अगर ये लेटिस केवल अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता मगर ये आयंस के आसपास वाटर की ये लेयर नहीं बनी होती और ये नेकेड आयंस रहते तो ये वापस जुड़ जाते और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते। जैसा कि मान लो इस लेटिस को हमने वाटर के बजाय हीट करके तोड़ा होता। सपोज तुमने NaCl का एक पीस ले लिया, उसको हीट करके मेल्ट कर दिया तो भी ये लेटिस टूट के आयंस अलग हो जाएंगे बट ये आयंस नेकेड आयंस रहेंगे। जैसे ही आपने उसको ठंडा किया ये वापस आयंस जुड़कर NaCl बना देंगे। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एक बार NaCl का लेटिस टूट के आयंस पानी में डिसॉल्व हो गए, वो आयंस फिर से प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हर आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड करके घेर रखा है। तो वाटर ने लेटिस को न केवल डिसोसिएट किया है बल्कि वाटर मॉलिक्यूल ने न केवल वाटर ने उस लेटिस को डिसोसिएट किया है बल्कि वाटर से उस लेटिस के आयंस सराउंडेड भी हैं। द आयंस ऑफ द लेटिस
are surrounded by water molecules. This is called हाइड्रेशन. ये प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाती है. मतलब आयंस का सॉल्वेंट से सराउंड रहना. आयंस का वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड रहना, ये प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाती है. ये जो आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन. की इन आयंस का हाइड्रेशन हुआ है. तो ये डायग्राम बता रहा है डिसोसिएशन ऑफ द लैटिस, मगर ये डायग्राम बता रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ द आयंस. सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हाइड्रेटेड है. इस प्रकार से NaCl पानी में डिसॉल्व होता है. The word hydration is used when the solvent is water. अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और होता तब हम वर्ड यूज करते सॉल्वेशन. यहां पर हमने वर्ड हाइड्रेशन यूज किया है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है. अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता तब हम वर्ड यूज करते सॉल्वेशन. तो एक सॉल्यूट अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. वो सॉल्यूट का लैटिस पहले टूटता है, उसके बाद में वो सॉल्यूट पार्टिकल अपने सॉल्वेंट से सराउंड हो जाते हैं. सॉल्यूट पार्टिकल का अपने सॉल्वेंट पार्टिकल से सराउंड हो जाना सॉल्वेशन कहलाता है. अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो ये प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाती है. तो ये एक डायग्रामेटिक तरीका है पानी में NaCl कैसे घुलता है उसको बताने का. ये एक दूसरा डायग्रामेटिक तरीका है पानी में NaCl कैसे घुलता है उसको बताने का. और ये एक तीसरा तरीका है पानी में NaCl कैसे घुलता है बताने का. इसी बात को ऐसे भी तो बताया जा सकता था कि NaCl सॉलिड लैटिस था, इसको पानी में डिसॉल्व किया, पानी ने इसके लैटिस को तोड़ा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में. मगर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अगर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस ऐसे की ऐसे रहते तो फिर से जुड़ जाते. लेकिन this Na positive is surrounded by water molecule. So this Na positive surrounded by water molecule is written like this. अगर Na positive के बगल में ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है, मतलब ये सोडियम आयन है जो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, लाइक दिस. एंड क्लोराइड आयंस भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है. तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है. इसको बताने के कई तरीके हो गए. नाउ इसके पीछे का एनर्जी चेंजेस. अभी तक हमने सोडियम क्लोराइड के वाटर में डिसॉल्व में होने की डायग्रामेटिक तरीका पढ़ा. इस प्रोसेस में एनर्जी के चेंजेस क्या होंगे. जब वाटर इस लैटिस को तोड़ेगा तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लैटिस में से इन आयंस को अलग करना होगा. तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है. तो सोडियम क्लोराइड का एक लैटिस अपने आयंस में टूटा है, यहां लगेगी एनर्जी लैटिस एनर्जी. ये एनर्जी लगती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of the lattice. The amount of energy required to break 1 mole empirical formula of the lattice is called lattice energy.
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the amount of energy required to break 1 mole empirical formula of the lattice is called lattice energy. तो लेटिस एनर्जी के कारण ये डिसोसिएट हुआ था अपने आयंस में, लेकिन जब ये आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहते हैं तो आयन के पॉजिटिव चार्ज और वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब ये आयन, मतलब एक सिंपल सा लॉ ऑफ नेचर है, दो आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, इस अट्रैक्शन को आपको अलग करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इस कारण एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ तुमको अट्रैक्शन को ब्रेक करना था, एनर्जी देनी, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आयंस का जब हाइड्रेशन होता है और ये हाइड्रेटेड आयंस बनते लाइक दिस, तब एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। इसको हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी देनी पड़ गई और ये एनर्जी रिलीज हुई है। अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो उसको प्लस साइन लगा लेते हैं और एनर्जी निकलती है तो उसको माइनस साइन से बताते हैं। ठीक है, तो आपको लेटिस को ब्रेक करने के लिए लेटिस एनर्जी देना है और लेटिस ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब तीन बातें आती हैं। इफ लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी, if lattice energy is greater than सॉल्वेशन एनर्जी, अगर लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा रहती है, इसका मतलब क्या है कि आपको जितनी एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा देनी है। तो ये लेटिस टूट नहीं पाएगा अपने आप, क्योंकि प्रोसेस में जो एनर्जी निकल रही है उससे ज्यादा लगेगी, तो आपको या तो एक्स्ट्रा एनर्जी सब करनी पड़ेगी। तो ये आयनिक कंपाउंड वाटर में अपने आप डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट। पानी में आपने बेरियम सल्फेट डाला, उसके आयंस के हाइड्रेशन होने में इतनी एनर्जी नहीं निकलती है कि वो इस लेटिस को ब्रेक कर सके। तो या तो आप अलग से हीट सप्लाई करो, नहीं तो फिर वो नहीं डिसॉल्व होगा। तो अगर लेटिस एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा है सॉल्वेशन एनर्जी से, तो वो आयनिक कंपाउंड वाटर में इंसॉल्युबल रहेगा, उस पोलर सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल रहेगा। सपोज इस लेटिस को तोड़ने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन इन आयंस के हाइड्रेशन होने में 7 किलो जूल एनर्जी ही निकलती है, तो आपको 3 किलो जूल एनर्जी कम पड़ जाएगी, तो वो लेटिस ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर लेटिस एनर्जी कम रहती सॉल्वेशन एनर्जी से,
अगर लेटिस एनर्जी कम है सॉल्वेशन एनर्जी से, मतलब ये जो एनर्जी निकलना है ये ज्यादा है। सपोज लेटिस को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन आयंस के सॉल्वेशन होने में 15 किलो जूल एनर्जी निकलना है, तो न केवल ये लेटिस ब्रेक हो जाएगा बल्कि 5 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा हीट के फॉर्म में निकल भी जाएगी। तो न केवल ये आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, बल्कि इसका डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक होगा। जबकि इस केस में आयनिक कंपाउंड का डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक होता। ये आसपास की सराउंडिंग से हीट लेता जो कम पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए, इसके बजाय जो कम पड़ रही है, और फिर घुल जाता। NaCl पानी में डिसॉल्व होता है तो ये कंडीशन रहती है, इसलिए पानी में NaCl डालो तो आसपास का मीडियम ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो आसपास से हीट लेकर डिसॉल्व हो जाता है। पानी में NaOH को डालो, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, क्योंकि NaOH के केस में ये वाली बात रहती है। तो कोई आयनिक कंपाउंड अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, और होगा तो वो डिसॉल्व होते समय हीट निकालेगा या हीट रिलीज करेगा। हीट अगर रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि उस लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन इट्स सॉल्वेंट। एक आयनिक कंपाउंड अपने सॉल्वेंट में इस प्रकार से डिसॉल्व होता है। अच्छा, मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने के बजाय, सपोज आपने सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व किया होता। नाउ बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये कैटायन है, ये एनायन है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बेंजीन मॉलिक्यूल आ गए जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो these molecules will not attract this cation nor this anion। तो एक कैटायन और एक एनायन जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करे पड़े एक दूसरे को, इनके आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पहुंच गए जिनके पास चार्ज ही नहीं है, तो ये इसको इस तरफ पुल नहीं कर पाएगा, ये इसको इस तरफ पुल नहीं कर पाएगा, तो ये अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड अपने सॉल्वेंट में किस प्रकार से डिसॉल्व होता है ये हमने देखा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनका कंपैरिजन हमने किया। नेक्स्ट वन इज बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल ये किसी आयनिक कंपाउंड के बनने बॉर्न-हेबर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड के बनने में होने वाले एनर्जी चेंजेस को बताती है। सपोज हम मैग्नीशियम और क्लोरीन की रिएक्शन से मैग्नीशियम क्लोराइड के बनने की प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं, तो बॉर्न-हेबर साइकिल ये बताती है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन की रिएक्शन से मैग्नीशियम क्लोराइड बनने में क्या क्या एनर्जी के चेंजेस आएंगे। आपके पास में मैग्नीशियम मेटल था जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है,
आपने इसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया। डेल्टा एच किसी प्रोसेस में जो हीट लगती है निकलती है उसको डेल्टा एच कहते हैं। किसी प्रोसेस में जो हीट निकलती है या लगती है उसको डेल्टा एच कहते हैं। तो मैग्नीशियम को आपने डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया जिससे कि मैग्नीशियम मेल्ट हो गया और मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट में आ गया। 1 मोल मैग्नीशियम, इस 1 मोल मैग्नीशियम को आपने डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन दिया जिससे ये मैग्नीशियम वेपोराइज हो गया और मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में आ गया। अब इस मैग्नीशियम गैसियस को आपने आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से ये मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस आयंस में आ गया। तो अब आपके पास में 1 मोल मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस आ गए। आपके पास में 1 मोल मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस आ गए। अब आपने क्या किया, क्लोरीन लिया। क्लोरीन में Cl बॉन्ड है, आपने इस Cl बॉन्ड को तोड़ा। इसके लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड लगी जिससे आपके पास में 2 क्लोरीन एटम आ गए। आपके पास 2 क्लोरीन एटम आ गए। आपने उन दोनों क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। 2 क्लोरीन एटम आ गए आपके पास। आपने उन दोनों क्लोरीन एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसके पहले आपने क्या किया था, इसके पहले आपने मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था, उसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया था। मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट में आ गया था, फिर डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन दिया था जिससे मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में आ गया था। फिर आपने उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे। एक मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के फॉर्म में आ गया था। तो आपने हर क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब आपने हर क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास में 2 क्लोराइड आयन आ गए। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन पुल किए जाते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर एनर्जी रिलीज हुई। 2 क्लोरीन को दिया है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी। ये एक क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन मिलने पे निकलने वाली एनर्जी है, तो 2 क्लोरीन के लिए डबल एनर्जी निकलेगी। अब आपके पास में 2 क्लोराइड गैसियस आयंस है। अब आपने ये 1 मोल मैग्नीशियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयंस को कंबाइन किया। और इससे 1 मोल MgCl2 सॉलिड लेटिस बना दिया। पहले ये दोनों गैसियस आयंस थे, कंबाइन होके सॉलिड लेटिस बन गए। इस प्रोसेस में काफी सारी हीट निकलेगी एंड दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। इस प्रोसेस में जो हीट निकलेगी उसको कहेंगे लेटिस एनर्जी।
तो इसके पहले हमने लेटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लेटिस। अब इसको कैसे डिफाइन किया है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लेटिस इज फॉर्म्ड। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी, माइनस साइन है मतलब रिलीज होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी जब 1 मोल लेटिस बनेगा अपने कॉन्स्टेंट गैसियस आयंस से। The amount of energy released when 1 mole of lattice is formed from its constituent gaseous ions. The amount of energy released when 1 mole of lattice is formed from its constituent gaseous ions is called lattice energy. तो इस प्रकार से हम देखेंगे, मोल मैग्नीशियम सॉलिड से 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल MgCl2 बन गया है। मतलब ये रिएक्शन हो गई Mg प्लस Cl2 gives MgCl2। अगर इस पूरी रिएक्शन का एज अ होल, इस रिएक्शन का डेल्टा H देखें तो उसको कहेंगे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H अगर हम देखें तो वो कहलाएगा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 ये पूरी रिएक्शन का एज अ होल है, तो वो इन सारी एनर्जीज के समेशन के बराबर आएगा। जितनी भी एनर्जी लगी है उन सबके समेशन के बराबर आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सारी एनर्जीज का नेट सम इस एनर्जी के बराबर होगा। हम कह सकते हैं डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 will be delta H of fusion of magnesium plus delta H of vaporization of magnesium plus first ionization energy of magnesium plus second ionization energy of magnesium plus dissociation energy of chlorine minus 2 times of electron affinity of chlorine minus lattice energy of MgCl2। ये टोटल एनर्जी चेंज आएगा। ये टोटल एनर्जी चेंज मैग्नीशियम क्लोराइड के बनने में आएगा। अब एक आयनिक कंपाउंड का बनना कब फेवरेबल रहता है? अगर एक आयनिक कंपाउंड का बनने में ये टर्म नेगेटिव आती है, अगर एक आयनिक कंपाउंड के बनने में ये डेल्टा H की टर्म नेगेटिव आती है, मतलब ये पूरा समेशन नेगेटिव आता है। जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उस आयनिक कंपाउंड का बनना उतना फेवरेबल रहेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी एनर्जीज को ऐड करिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी थी जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जाके लगा था तो एनर्जी निकली थी। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जाके लगता है तो जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम
the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an, अगर एक एटम की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाके ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज को आप सम करिए, मगर ये दो जगह एनर्जी निकली होगी को माइनस करिए और देखिए कि ये टोटल ओवरऑल माइनस आता है कि नहीं। अगर ये ओवरऑल टर्म माइनस आ जाती है मतलब उस आयनिक कंपाउंड का बनना फेवरेबल है। यदि ये टोटल टर्म 0 या पॉजिटिव आ जाती है मतलब उस आयनिक कंपाउंड का बनना फेवरेबल है। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड बॉर्न-हेबर साइकिल। ये बॉर्न-हेबर साइकिल कहलाती है जो किसी आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान होने वाले एनर्जी चेंजेस को काउंट करती है। तो बॉर्न-हेबर साइकिल नेक्स्ट, तो आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड बातें सारी हमने देखी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इस बात को समझना आसान है, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे जनरेट होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से अट्रैक्टिव फोर्स कैसे जनरेट हो सकता है, इस बात को समझना। तो अभी हमने देखा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, एनर्जी के चेंजेस क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब देखा। नाउ वी विल फोकस ऑन कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बनता है। नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आया था। ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने थे। तो क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग ऐसा क्या कर देती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, इस बात को समझाने के लिए दी जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, इसको समझाने के लिए दी जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सिंपल तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 4 बड़े सिंपल से पोस्टुलेट्स हैं जिससे ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड a covalent bond is formed when 2 atoms comes closer and their outermost shell overlaps with each other। जब 2 एटम पास पास में आते हैं और उनके आउटरमोस्ट शेल एक दूसरे में
ओवरलैप करते हैं। जब दो एटम पास पास में आते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं। सपोज ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दो हाइड्रोजन एटम काफी दूर थे, अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम पास आए और इतना पास आए कि इनके आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे में ओवरलैप करने लगे। ये दो हाइड्रोजन एटम पास आ रहे हैं और इतना पास आ गए कि इनके आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप कर गए। तो इनके बीच में तब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब ये इतना पास आ जाते हैं कि इनके आउटर शेल ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एटम्स इतना पास आएंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे में ओवरलैप कर जाए। लेकिन हीलियम एटम्स जब ऐसा करें, सपोज दो हीलियम एटम है, ये दोनों पास पास में आए और ओवरलैप कर गए, मगर फिर भी इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ये वापस दूर चले जाते हैं। तो ये पास आकर बॉन्डेड हो जाते हैं, ये पास आकर बॉन्डेड क्यों नहीं होते? पहला पोस्टुलेट इस बात को बताता नहीं है कि बॉन्ड, पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है या कब बनता है, पर वो ये नहीं बताता है कि किस कंडीशन में बनेगा। दूसरा पोस्टुलेट कहता है दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स must contain unpaired electrons with positive spin इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ ऑपोजिट स्पिन। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर शेल में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर शेल में। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम पास पास में आते हैं और इतना पास आते हैं कि ओवरलैप कर जाए, तब इनके में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। These overlapping orbitals must contain unpaired electrons with opposite spin. इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए विथ ऑपोजिट स्पिन। पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जब अकेला रहता था तो उसको क्लॉकवाइज स्पिन दिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पिन को बदल सकते हैं। एक एटम के पास में क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के पास में हम एंटी क्लॉकवाइज वाला रख सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ अपोजिट कैसे होगी स्पिन, वो हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मगर हीलियम के पास प्रॉब्लम क्या है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2, तो ऑलरेडी इस हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s1, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम के दो एटम पास पास में आएंगे तो पहला पोस्टुलेट को तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरा पोस्टुलेट प्रॉब्लम है। ये दो ऐसे एटम पास आ रहे हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे, बॉन्डिंग ये करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए पहला पोस्टुलेट कहता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स पास पास में आते हैं और उनके ऑलमोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है these overlapping orbitals must contain unpaired electron with opposite spin. तो पहला पोस्टुलेट बताता है एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, दूसरा बताता है, पोस्टुलेट बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दूसरा बताता है कि कब बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, मगर कब बनेगा
जब अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। तीसरा पॉस्टुलेट ये बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग the pairing of electrons takes place. Due to this overlapping, the pairing of electrons takes place. इस ओवरलैप कारण इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। इस ओवरलैपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो तीसरा पॉस्टुलेट ये बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कब होंगे? जब वो पहले अनपेयर रहे हों। इसलिए जिन एटम्स के पास में ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे। जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उनको पेयर करने के लिए बॉन्डिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग होने का पर्पस क्या है? एक एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर ले। तो ये पॉस्टुलेट बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये बताता है कि कब बनता है, और ये बताता है कि क्यों बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ताकि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। इसलिए हम किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बनाएगा। इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम उस एटम की कोवेलेंसी कहते हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर नाइट्रोजन एटम तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन अगर आप देखो एटम का तो 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मगर इसमें से अनपेयर्ड रहते हैं। नाइट्रोजन अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कोशिश करेगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है और बनता है। चौथा पॉस्टुलेट ये बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कब स्ट्रांग बनेगा और कब वीक बनेगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ग्रेटर द ओवरलैपिंग stronger is the bond. The extent of overlapping determines strength of bond. Greater the overlapping, stronger is the bond. The extent of overlapping determines the strength of bond. Greater the overlapping, stronger is the bond. जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो हाइड्रोजन एटम जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। अच्छा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे इनके में डिस्टेंस उतनी कम होगी। जब दो एटम बॉन्डेड रहते हैं तो उनके बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस उनकी बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जब दो बॉन्डेड एटम रहते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड की लेंथ उतनी कम रहेगी। एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बॉन्ड की लेंथ के इनवर्स रहती है। इसलिए शॉर्टर बॉन्ड्स जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गर बॉन्ड्स। तो ये चार पॉस्टुलेट्स वैलेंस थ्योरी कहलाते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़े सिंपल तरीके से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है और कब स्ट्रांग रहेगा और कब वीक रहेगा। A covalent bond is formed when two atoms comes closer and their outermost shell overlaps with each other. But these overlapping orbitals must contain unpaired electrons with opposite spin. Due to overlapping, the pairing of electrons takes. This is the stability to the system. किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बजाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम को स्टेबिलिटी देते हैं। किसी सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बजाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। इसलिए हर एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कोशिश करता है। तो जो एटम्स इनके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, जैसे नोबल गैसेस, उनको जरूरत नहीं है और फर्दर स्टेबिलिटी की, इसलिए नोबल गैसेस बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने का वो पॉस्टुलेट्स है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने का ये डायग्रामेटिक तरीका है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाने का ग्राफिकल तरीका भी हो सकता था। सपोज हम एक एटॉमिक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एक एटॉमिक सिस्टम है डायटॉमिक सिस्टम, हम उसके पोटेंशियल एनर्जी को y एक्सिस पे और x एक्सिस पे उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का, उसके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हम पास आएंगे तो क्या होगा, जब दो एटम पास आएंगे तब क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। मतलब आप इस एक्स एक्सिस इस तरफ जाओगे ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे इधर, तो ये ग्राफ टाइप का बनता है। दिस इंडिकेट्स जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, मतलब जब दो एटम पास आते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट, जब दो एटम पास आते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटती है। और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का घटना मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी। ये दो एटम पास आ रहे हैं, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट रही है, तो जब वो इतना पास आ जाते हैं कि एक दूसरे से ओवरलैप रहते हैं, एट दिस मोमेंट उनकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम रहना मतलब स्टेबिलिटी का मैक्सिमम रहना, मतलब वो इस कंडीशन के बजाय इस कंडीशन के बजाय इस कंडीशन में बहुत स्टेबल रहते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे आके फिर पोटेंशियल एनर्जी तेजी से घटना बढ़ना हो जाती है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ क्यों गई अब, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे आने के बाद इनके न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो अगर उस लेवल से आप उसको और पास लाएंगे तो न्यूक्लियस रिपल्शन बहुत तेजी से पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। तो ये ग्राफ एकदम से स्टीप राइज करता है बाद में बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस रिपल्शन। तो इस पॉइंट पर ये सिस्टम की
जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे सिस्टम के पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, और यहां जो एनर्जी है वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। ये दरअसल वो एनर्जी है जो पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और इतनी घट गई, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई सिस्टम से, यूनिवर्स में चली गई। तो यहां से हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 1 मोल बॉन्ड जब बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। और उस समय पर दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो उस सिस्टम की बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। तो ये इसी पॉस्टुलेट को बताता है। अगर आप इन पॉस्टुलेट्स में देखें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, जब वो एक दूसरे में ओवरलैप किए हुए हैं एटम्स। मगर ये ग्राफ केवल उन एटम्स के लिए आता है, ये जो ग्राफ है ये केवल उन एटम्स के लिए आता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राफ मान लो बना है, अगर ये हीलियम के दो एटम के बीच का होता तो ये ग्राफ ऐसा होता, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एटम पास आते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सीधे बढ़ती जाती है, मतलब इन पास आने में सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ऐसे एटम्स जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका ग्राफ ये रहता है, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका ग्राफ ये रहता है। तो हीलियम के दो एटम जब पास आएंगे तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कभी घटेगी नहीं, सीधे बढ़ेगी। तो ये एटम पास नहीं आना चाहेंगे और बॉन्डेड नहीं होना चाहेंगे, जबकि हाइड्रोजन के एटम्स में सिस्टम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब है जब वो ओवरलैप किए हुए हैं एक दूसरे में, तो ये बॉन्डेड स्टेट में रहेंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या उल्टा चलो, आपके पास में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आपने उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी सप्लाई की और बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब आपके पास कुछ आपको सिस्टम यहाँ पे मिला था और आपने उसको इतनी एनर्जी सप्लाई की और यहाँ ले आया उसको, तो उतनी ही एनर्जी लगेगी जितनी निकली थी। तो बॉन्ड एनर्जी को हम दोनों प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। The amount of energy required to break 1 mole of bonds. पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम रहेगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहती है, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट है, ये डायग्राम है, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कब स्टेबल रहेगा, कब स्ट्रांग रहेगा, कब वीक रहेगा। दिस इज वैलेंस बॉन्ड। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन, valence bond theory is further extended on the basis of valence bond theory। हम मॉलिक्यूल्स के बनने को समझा सकते हैं। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 रहता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। एक और हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 रहता है, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास भी रहता है। ये दो हाइड्रोजन एटम जब पास आते हैं और अपने
इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप कर लेते हैं तो एक H2 मॉलिक्यूल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 रहता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मगर उसमें से 2 अनपेयर्ड रहते हैं। ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए एक हाइड्रोजन से और एक और हाइड्रोजन से कंबाइन होता है। इस तरह से हम ऑक्सीजन के लिए ये लिखते हैं। अब आप समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 डॉट है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 डॉट है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है एक हाइड्रोजन का है वो ये वाला है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है ये वाला है। तो इस वाले पेयर और इस वाले पेयर में क्या फर्क है? ऑक्सीजन के पास में ये वाला जो पेयर है और ये वाला जो पेयर है इसमें क्या फर्क है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ही हैं, लेकिन ये वाला जो पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के हैं एक ऑक्सीजन के हैं। दिस पेयर is formed due to formation of the bond. This is called bond pair, while this electron pair is called lone pair. तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है जो उस एटम का ही रहता है, सेंट्रल एटम का, जिसने बॉन्ड बनाया है ही का। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन एक इस एटम से एक इस एटम से आता है। तो ऐसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके हम मॉलिक्यूल्स में होने वाली बॉन्डिंग को समझा सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। बट द एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन द एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बॉन्ड का बनना समझाती है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के टर्म्स में। लेकिन जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैप करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सपोज आपके पास में एक p ऑर्बिटल है x एक्सिस पे, एक और p ऑर्बिटल है x एक्सिस पर। मतलब ये px ऑर्बिटल है, ये भी px ऑर्बिटल है लाइंग अलोंग द x एक्सिस। ये दोनों p ऑर्बिटल दूसरे के सामने आते हैं और ओवरलैपिंग में पार्ट लेते हैं। तो जब ये दोनों p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी, लाइक दिस। यहां पर ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन सपोज 2 p ऑर्बिटल के अप्रोच करने का तरीका ये था कि इनके एक्सिस, ये जो 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ये कोएक्सियल कर रहे हैं, एक ही कॉमन एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं। वी कैन कॉल दिस ओवरलैपिंग एज अ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एक ही कॉमन एक्सिस है। लेकिन सपोज ये दो इस प्रकार से ओवरलैप करते हैं कि एक p ऑर्बिटल ऐसा एक ऐसा है, इनके जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये पास आ रहे हैं। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप इस प्रकार से करेंगे कि इनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहें और ये ओवरलैप करेंगे यहां पर। दिस इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज। अब इन दोनों ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग होगी वो अलग ढंग की होगी।
इन दोनों ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो अलग स्ट्रेंथ का बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो प्रकार की बताई जा सकती है। किसी ऑर्बिटल का वो रीजन जिस रीजन में उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, पी ऑर्बिटल का डायग्राम हम जानते हैं। पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डंबल की एपेक्स पे ज्यादा रहती है। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां बहुत ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, उसको उस ऑर्बिटल का हेड कहते हैं। जबकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है, उसको उस ऑर्बिटल का साइड कहते हैं। तो यहां पर हम देखें तो दिस इज द हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑफ द ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। जबकि ये इस ऑर्बिटल के केवल साइड्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। द हेड ऑन ओवरलैपिंग, इट जनरेट्स सिग्मा बॉन्ड, इसके कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। जबकि ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड जनरेट होता है ये पाई बॉन्ड कहलाता है। ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड जनरेट होता है ये साइड वाइज, ये पाई बॉन्ड कहलाता है। इनमें से ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी है? वैसे देखा जाए तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है तो ओवरलैपिंग एक ही जगह होती है यहाँ पर। साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होती है तो ओवरलैपिंग दो जगह होती है, यहाँ पे और यहाँ पर, दो जगह। तो ज्यादा ओवरलैपिंग इसको माना जाएगा कि दो जगह ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ एक ही जगह हो रही है मगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह पे हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी मानी जाएगी बजाय इसके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत कम थी जो ओवरलैप की थी, भली दो जगह की थी, बट यहाँ अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और ये वीकर होता है, बिकॉज ये ओवरलैपिंग भली दो जगह हुई है मगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह ओवरलैप की थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग को कैटेगराइज करती है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। बॉन्ड दो प्रकार के बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इफ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अकर्स इन द हेड ऑन मैनर, it is called head on overlapping. If it occurs in side manner, it is called sidewise overlapping. Head on overlapping will generate sigma bond, sidewise overlapping will generate pi bond. pi bond weaker रहता है, sigma bond stronger रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का।